चलें भाई, एक और मज़ेदार एमसीक्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको देख कर। मैं आपको समझाऊँगा, पूरा समझाऊँगा। और चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब देखो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज़ मैंने बताया, देखो फैस्चुला, बेसिकली ये एक पैरासाइट का नाम है ना, और इसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं। काफ़ी दफ़ा इस नाम से भी इसको पूछा गया है। तो ये जो है वो लीवर आपके लीवर के अंदर जो है वो पाया जाता है और आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि आपके लीवर से अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो कभी कभी ऐसे जो हैं वो पैरासाइट आपके लीवर के अंदर आ जाते हैं। तो देखो ये तीन जो हैं वो बेसिकली तीन तरीके के पैरासाइट हैं। फैस्चुला, किस्टोसोमा, एस्केरिस। एस्केरिस जो है वो काफ़ी मशहूर जो है, मतलब मशहूर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। और ये जो है वो ये वाला पैरासाइट ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तीन आप ये नाम याद कर लो और ये चीज़ आप याद कर लो। और मैंने ये फैस्चुला को इस तरह से याद किया था कि यहाँ पर एल आ रहा था, तो मैंने बोला एल आ रहा होगा एंड के अंदर, तो ये लीवर के अंदर पाया जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, तो ये बेसिकली तीन पैरासाइट बहुत कॉमन थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, तो ये दो कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो एमसीक्यूज़ में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताएं कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म का मैंने बताया था, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं एक एडिशनल बात बताऊं कि इसके अंदर अपना ओन डीएनए होता है। ठीक है, तो इसको किसी और डीएनए की ज़रूरत नहीं होती, इसका अपना ओन डीएनए होता है। अब सबसे कंपैरिजन करने वाली बात ब्लू लाइट और रेड लाइट की है। देखो पता आपको होना चाहिए कि रेड लाइट जो होती है वो हम कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है और लंबी होती है। तो लंबी से मुराद इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ब्लू लाइट से ज़्यादा ख़तरनाक कह सकते हैं होता है। ठीक है, ब्लू लाइट जो होती है आपको इतनी हार्मफुल नहीं कर सकती जितनी रेड लाइट कर सकती है। अच्छा, ब्लू लाइट से क्या मुराद? देखो ब्लू लाइट आपको मैं बताऊं कि आपने अगर वो वाली मूवी देखी हो, यू कैन कॉल मी एक्स, क्या नाम है, हाँ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स वाली अगर आपने मूवी देखी हो तो वहाँ पर आपने देखा हो कि वो बंदा जो होता है वो कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से गायब हो जाता है कुदरती तौर पे ना। तो जब वो गायब हो जाता है तो वो नज़र नहीं आता रात के वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ वो या तो सनलाइट के अंदर नज़र आएगा या फिर वो ब्लू लाइट के अंदर नज़र आ रहेगा। ठीक है ना, रात के वक्त तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से जो होता है वो, मतलब उनका एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो वो जो ब्लू लाइट होती है वो बेसिकली यही होती है। क्यों? क्योंकि उस वो एक स्पेशल ब्लू लाइट होती है और उसकी वजह से वो बंदा नज़र आ जाता है। रेड लाइट से वो बंदा कभी नज़र नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने जो है वो आपको समझाने के लिए बताया। अब इसका जो मेनली फोकस जो एमसीक्यूज़ में आता है वो ये आता है कि इसकी वेवलेंथ पूछ ली जाती है और आपको याद करना है सिर्फ इसलिए कि जहन में बिठा लें, ये 400 के करीब जो होगी ब्लू लाइट की वेवलेंथ होगी, 600 के करीब जो होगी रेड लाइट की वेवलेंथ होगी। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एरिया ओपेक, एरिया पोलोसीटा। पहले तो मैं बताऊँ ये डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम किसकी है? बेसिकली डायग्राम आपकी एम्ब्रोलॉजी मैंने बताई है, जब आपने प्रोसेस पढ़ा होगा गैस्ट्रुलेशन का ना, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो उसके अंदर आपको पता है कि जो मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में पढ़ाया था, किस तरह जो है वो बेबी बनता है, तो वो उसकी डायग्राम है ये। तो अब देखो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको तो सबसे पहले एपीब्लास्ट कहते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, लोअर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मेनली ये जो बीच से लेयर आ रही है उसको हम कहते हैं एरिया पोलोसीडा, और ये जो साइड में है उसको हम कहते हैं एरिया ओपेक। तो अब देखो यहाँ दो चीज़ें आ गई। तो यहाँ एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि एरिया ओपेक में बताएं कि लाइट पास हो जाती है या फिर नहीं। सिंपल आपका जवाब आना चाहिए कि भाई लाइट कैन नॉट पास इन एरिया ओपेक। क्यों? क्योंकि ये साइड में देखो इस तरह प्रेजेंट होते हैं, लाइट किस तरह पास होगी? सिर्फ और सिर्फ एरिया पोलोसिटी के अंदर लाइट पास हो सकती है। देखो यहाँ पर बीच में इसका एरिया है लगता है, और ये इजीली पास हो जाती है इसके अंदर ना, इसलिए इसको हम कहते हैं कि भाई लाइट कैन पास इजीली इन एरिया पोलोसिटा।
अब मज़े के एमसीक्यूज़ तो भाई अब देखो अब आएंगे यहाँ पर, देखो मज़े के एमसीक्यूज़ हैं ये। अच्छा, पहली एमसीक्यूज़ जो है वो रट्टा आ गया है यहाँ पर। क्या करें, तो देखो ये जो है वो दो चीज़ें आपको रट्टा लगानी पड़ेंगी, और वो ये है कि लाइसोसोम जो होता है वो बेसिकली गोल्गी एपरेटस के अंदर पाया जाता है, और पर ऑक्सीजोम जो होता है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप रट्टा लगा लो, ये पेपर में मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूँ तो देखो फ़ैट की जो हाई कैलोरी होते हैं फ़ैट के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लो कैलोरीज होते हैं, ठीक है ना। तो देखो किस तरह, देखो 9 कैलोरीज आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होते हैं। तो इसलिए जो मतलब अच्छी ग़िज़ा जिसको कहते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको मिल जाती है, और ये लॉन्ग टाइम मतलब आपको काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर बात करूँ मैं फ़ैट की, तो ये इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है फ़ैट, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर इसकी एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ आपको कि 3 चीज़ें आपके पास, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट है, 3 चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब आपने एक्सरसाइज करी, ठीक है, और एक्सरसाइज करी भाई, खूब थक गए। तो जो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जो आपके प्रोटीन होता है सबसे पहले, नहीं, हाँ, प्रोटीन को वो ब्रेक करता है सबसे पहले, उसके बाद वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स पे आता है। जब प्रोटीन बिल्कुल आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है तो फिर वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो अब जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो एनर्जी देकर वो भी ख़त्म हो जाते हैं आपकी बॉडी से। फिर वो सबसे एंड में जो है वो आपकी चर्बी पे आता है। जो आपकी चर्बी होती है ना, पेट के अंदर लटक रही होती है, वो उसको भी बेसिकली चर्बी कहते हैं। तो वो जो लोअर बेली फैट है उस पे आ जाता है वो आपकी बॉडी। अब आप मज़ीद और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं तो वो फ़ैट को तोड़ना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ तक बॉडी जो है वो एनर्जी लगाना स्टार्ट कर देता है, और वो फ़ैट को तोड़ते तोड़ते भाई, अगर फ़ैट आपकी बॉडी में बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए फ़ैट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट है, और तीनों का अलग अलग रोल है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ देखो एमसीक्यूज़ के अंदर मैं बात करूँ, एंडोडर्म, मेसोडर्म और ये एक्टोडर्म, ये बेसिकली लेयर्स हैं, और ये चार्ट आप जो है वो बना लो, उसको खुद ब खुद आपको याद करना है। ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया कि देखो आसानी हो जाती है कि इसके जो है वो पूछ लिया जाता है कि ये जो है वो कौन से लेयर से मिलकर बना है, ये जो है वो कौन से लेयर से मिलकर बना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखो लंग सेल, डाइजेस्टिव सेल और थायराइड सेल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एंडोडर्म लेयर से बनती हैं। स्टार्टिंग में जब कोई भी बेबी जो है वो बन रहा होता है, बनने से मुराद कोई भी बेबी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जो उसकी स्टार्टिंग का जो मैंने आपको पढ़ाया था ना गैस्ट्रुलेशन के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर, वो तमाम चीज़ें वो यही है। मेसोडर्म के अंदर देख लो, एमसीक्यूज़ के अंदर कभी कभी पूछा गया कि बताएं मसल सेल जो हैं वो कौन सी लेयर से बनते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने मौजूद होंगे, सिंपल आपको एक ऑप्शन को टिक करना होगा, तो आप मेसोडर्म पर टिक करेंगे, ठीक है। तो देखो मसल सेल तीनों के तीनों मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। किडनी भी इससे बनती है भैया। एंडोस्केलेटन आपका पूरा का पूरा ढांचा जिसको कहते हैं वो मेसोडर्म से बनता है। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स पूरा मेसोडर्म से बनते हैं। एक चीज़ याद कर लो, सिंपल हो जाएगा। एक्टोडर्म की मैं बात करूँ, स्किन सेल ले लो, न्यूरॉन्स ले लो, न्यूरॉन्स आपके दिमाग के अंदर या कहीं के भी न्यूरॉन ले लो, नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, जितना भी वो एक्टोडर्म से बनता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको खुद ही याद करना है।